हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डेरिवेटिव वाला काम करेंगे, कैलकुलेटिव काम करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन एटम के रेडियस मीन्स हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिट्स हैं उसके रेडियस के एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे। बोर का एटॉमिक मॉडल, बोर का जो पोस्टुलेट्स है उस पोस्टुलेट्स की बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन एटम के सेल्स और ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। पहले रेडियस के एक्सप्रेशन ड्राइव करने के बाद फिर एनर्जी के एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, फिर वेलोसिटी का करेंगे। मीन्स डिफरेंट जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन के, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, सबका हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और फिर उस एक्सप्रेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं। m mass of electron, v velocity of an electron, e charge of electron, r radius of orbit। एक जनरल रेडियस हम निकाल रहे हैं, या एनएच सेल का रेडियस बोल सकते हो, बट मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, आर एच नहीं लिखूंगा। आर रेडियस ऑफ एनएच सेल, इसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। बोर के अकॉर्डिंग अगर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ वे मीन सेल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि इस सर्कुलर पाथ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा एमबीआर होगा वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल या बोर्स पोस्टुलेट्स, MVR इज इक्वल टू NH/2π। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। यहाँ पे n इंटीजर है, वेर n इज इंटीजर, वेर n इज नेचुरल नंबर। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n इज नेचुरल नंबर। अब एक और कंडीशन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से तो आर डायरेक्टली निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि साथ में भी है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो कैसे निकलेगा डायरेक्ट आर। हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें आर के अलावा जितने भी हो सबके सब कांस्टेंट हो। तो हम लोग हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल है उसके एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन या किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। दैट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। बट सेकेंड पॉइंट इज, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exists between nucleus and electron, because you know any circular motion needs a centripetal force। कि सर्कुलर मोशन जब कोई पार्टिकल करता है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेज कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द मोशन, एंड फॉर चेंज इन वेलोसिटी ए फोर्स इज नीडेड, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स एवरी सर्कुलर मोशन नीड्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ए फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ प्रोवाइड करने वाला फोर्स कहाँ से आ रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर मोशन कर नहीं सकता है। आप जैसे कोई आगे सर्कुलर मोशन पढ़े हो भी या पहले से 9th क्लास में भी आपको पढ़ना था, कोई स्टोन को अगर आपको उंगली में स्ट्रिंग से बांध करके उसको घुमाना है सर्कुलर पाथ पे, तो आप स्टोन उंगली से क्या करते हो जी, आप फिंगर से अपने एक स्ट्रिंग को हिंज कर देते हो और उस स्ट्रिंग से आप स्टोन को फैशन कर दो
अब उंगली को ऐसे करते हो तो पूरा स्टोन घूमता है इस तरह से। तो स्टोन को सर्कुलर मोशन कराने वाला कौन है? वो स्ट्रिंग का टेंशन। स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसे वही टेंशन आपके स्टोन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से स्टोन आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रेजेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड। Without centripetal force, a particle can't do circular motion, because during circular motion velocity of particle continuously changes. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to centripetal force is provided by Coulombic force of attraction or electrostatic force of attraction between nucleus and electron. Static force of attraction between nucleus and electron. अब इस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? तो आप देखो जी, अगर मैं Z से रिप्रेजेंट करूं एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, you know number of protons in nucleus is equal to atomic number for any atom. So here number of proton will be Z, and magnitude of charge of each proton, magnitude of charge of proton is equal to magnitude of charge of electron. Means जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। मीन्स प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है, ओनली साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव एंड प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इसके अलावा नथिंग इज डिफरेंट। अब Z हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड E से मल्टीप्लाई करने के बाद Zd हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। Zd चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Zd is charge of nucleus because Z is the number of protons and E is the charge of each proton. So Z is total charge at nucleus. अब कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? तो वी नो दैट कूलम्बिक फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया हूं कूलम्बिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स because इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ। जब कहीं भी चार्ज रुका हुआ रहता है तो उसके वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से जो फोर्स एक्ट होता है दूसरे चार्ज पे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यह फोर्स अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ। कूलम के अकॉर्डिंग अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा। मीन्स हियर न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। मीन्स इनके बीच में क्या लगेगा जी? अट्रैक्टिव फोर्स। और इस अट्रैक्टिव फोर्स को, इस कूलम्बिक फोर्स को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं या डायरेक्ट F लिखते हैं, FC कूलम्बिक फोर्स, या Fe से मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब पुट करते हैं इस वैल्यू को। सो हियर Fe इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू K, Q1 की जगह पे क्या है जी? Zd है। Q2 की जगह पे क्या है जी? E है, बाई R स्क्वायर।
अब सेंट्रीपिटल फोर्स का अपना खुद का भी एक्सप्रेशन होता है, आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, आगे पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। m मास का पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी अगर v है, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। इसको भी हम लिखेंगे, वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to mv²/r, where m is mass of particle, means mass of electron, v is velocity of electron, means velocity of rotating particle or velocity of circular motion doing particle, and r is the radius of orbit or radius of cell on which electron revolves। पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है उसका रेडियस r है। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है जी? इस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है। इसको इक्वेशन 3 लिखो। अब इक्वेशन हम लोग पहले सेकंड और थर्ड को यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। r से r1 कैंसिल हो गया, सो mv² इज इक्वल टू kZe²/r। ए फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम लोग फर्स्ट और फोर्थ को यूज करेंगे और रेडियस का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। फॉर दिस यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि mv² है और इसमें है mv है, तो मैं कर क्या रहा हूं कि मुझे v को हटाना है क्योंकि मुझे r रेडियस लाना है। मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है बट वेलोसिटी तो वेरिएबल है। डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई m थ्रू बोथ साइड। m से मल्टीप्लाई कर दिया तो mv²v² kZe²m/r मल्टीप्लाई विथ m बोथ साइड। अब m²v² में टर्म आ गया। अब यहां से mv का वैल्यू निकाल करके इसे पुट कर देंगे। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 4 और लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 4। यहां से mv इक्वल टू व्हाट, r को नीचे फेंक देंगे, nh/2πr हो जाएगा mv का वैल्यू। उसको पुट कर देते हैं यहां पे, nh/2πr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू kZe²m/r। अब स्क्वायर हो गया, ये n² हो गया, h² हो गया, ये 4 हो गया, π² r²। इस r² से एक r आपका यहाँ पे कैंसिल होगा, एक r बचा रह जाएगा, तो हो गया n² h² 4 π² r बच जाएगा, एक r कैंसिल हो गया इधर का, kZe²m। मुझे r निकालना है तो r को मैं ऊपर कर दूंगा और इसको नीचे कर दूंगा। इसको मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सो r ऊपर चला गया, ये सब नीचे आ गया, तो r इज इक्वल टू व्हाट, n² h² बाई 4 π², इसको दे पूरा पार्ट आ जाएगा, kZe²m। यह हो गया हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन। r इज इक्वल टू h² बाई 4 π
4 पाई तो आर इज एच बाई एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम एन स्क्वायर बाई जेड। देखो जी, मैं इसको एन स्क्वायर बाई जेड को सेपरेट कर दिया, क्योंकि एन है सेल्स का नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल। n1 होगा सेल नंबर 1, n2 होगा सेल नंबर 2, n3 n का वैल्यू 3 होगा, और z हुआ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज आल्सो कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर एटम, लाइक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का भी z कांस्टेंट होगा 1, और लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम होगा तो z बदलता जाएगा, और n डिफरेंट सेल के लिए चेंज होगा। मीन्स रेडियस के एक्सप्रेशन में n और z को छोड़ करके रेस्ट जितना भी टर्म है, these all terms are constants, all are constants। h square Planck constant, h is Planck constant, 4 constant, pi constant, k constant, e constant, m constant, all are constant। only variable is n and z, where n is number of orbit or cells and z is atomic number। इसको छोड़ करके सारे constants है। अब for each atom z भी 1 हो गया, for each atom z is equal to 1, so r is equal to क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर m n स्क्वायर, n को छोड़कर सारे कांस्टेंट। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, कई बार जेई एडवांस एग्जाम, दूसरा एग्जाम तो ये ऐसा नहीं करता, बट जेई एडवांस में इस का इस्तेमाल कई बार होता है, बट 99% क्वेश्चंस में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जितने भी कांस्टेंट्स है, प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, एसआई सिस्टम में, एंड सीजीएस सिस्टम में 1 होता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, सबको पुट पार्ट करके जब कैलकुलेट करोगे तो ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 0.529 एंगोस्ट्रम n स्क्वायर। अब अगर आपको z भी लिखने का मन है तो n स्क्वायर z भी लिख सकते हो। जनरल फॉर्मूला के लिए हाइड्रोजन के अलावा दूसरे के बाद होगा n स्क्वायर बाई z भी, बट हाइड्रोजन के केस में z का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यह है 0.529 एंगोस्ट्रम। ये डेटा आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। अब सेल नंबर 1 के लिए, फॉर सेल 1 हाइड्रोजन एटम के सेल 1 के लिए तो जाएगी 0.529 एंगोस्ट्रम इंटू 1 के स्क्वायर बाई 1, मीन्स कितना सेम हो जाएगा 0.529 एंगोस्ट्रम। दिस इज कॉल्ड बोर एटॉमिक रेडियस। इसको बोर एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल और ऑर्बिट के रेडियस को बोर एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है। इसको हम लोग बोर एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, बोर एटॉमिक रेडियस। कई बार इस बोर एटॉमिक रेडियस में 0.529 एंगोस्ट्रम को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स जितना टर्म आप देख रहे हो ये सब ए के इक्वल होता है। मैं यह ए इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस यह हुआ, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में देख लो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होगा, और फर्स्ट सेल का ऑर्बिट 1 तो ये भी 1, दोनों 1 खत्म हो गया, तो यही बचेगा कंप्लीट। और इसको हम लोग बोर रेडियस बोलते हैं। यह हुआ बोर रेडियस, याद करने वाली बात है यह। नाउ एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी of an electron। Expression for velocity। इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, we know that
according to Bohr atomic model, mvr of an electron is equal to nh by 2 pi. So v is equal to nh by 2 pi r एंड m और r को नीचे फेंक दो. हमारे पास r का एक्सप्रेशन है, उसको यूज करेंगे, v निकल जाएगा. वेलोसिटी इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई m. r का वैल्यू क्या है? h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m, ऊपर है n स्क्वायर. ये हमारा एग्जैक्ट रेडियस का एक्सप्रेशन ही ना है. r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m z. ये है. इसी r के एक्सप्रेशन का पुट करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m उलट के ऊपर चला जाएगा. n h इंटू 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m ऊपर चला गया और नीचे रह गया आपका n स्क्वायर h स्क्वायर 2 पाई m. तो एक n से कैंसिल हो गया, h से 1h कैंसिल हो गया, पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बन गया, m से m कैंसिल हो गया. तो क्या बचा जी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में? 2 पाई k e स्क्वायर यहाँ पे z भी था तो ये z उलट के ऊपर चला गया. टू पाई के ई स्क्वायर z बाई h, नीचे h n h बचा तो h और n. अब इसको इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इस साइड लिखते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो जी 2 पाई के ई स्क्वायर ऑल आर कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है z और n. सो 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच z बाई n. z और n को छोड़ करके रेस्ट ऑल आर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट एंड h कांस्टेंट. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी. अब इस एक्सप्रेशन में भी जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है सबको पुट पार्ट करोगे तो वैल्यू आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड z बाई n. मीन्स आप देख लो यह वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. z जहाँ पे एटॉमिक नंबर है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है. हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी निकाल कर चेक कर लेते हैं. फॉर एच एटम, फॉर एच एटम इन फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा? तो z हाइड्रोजन एटम के लिए z1 n v1, तो v1 इक्वल हो जाएगा 2.18 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. इन सेकेंड सेल velocity of electron will be 2.18 10 to the power 6 इंटू z तो 1 होगा बट n कितना हो गया जिस सेकंड सेल का? 2 हो गया. तो इसको 2 से कट कर दो. मीन्स v2 हो गया 1.09 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड.
तो ऐसे भी डेटा से भी देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा, मैं जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप डिस्टेंट होते जाओगे, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिफरेंट होता है, और जैसे जैसे आप सेल्स का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप डिस्टेंट होते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑर्बिट का नंबर नीचे एक्सप्रेशन में। तो ये आपको डेटा याद रखना बहुत जरूरी है, वे भी आई है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय एटम। एटम के द्वारा जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, उस रेडिएशन की एनर्जी क्या होगा। तो रेडिएशन का एनर्जी पता करने के लिए आपको एनर्जी डिफरेंस पता कर, मीन्स आपको किसी पर्टिकुलर सेल का एनर्जी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एनर्जी ऑफ एनएच सेल। एनर्जी ऑफ एनएच सेल, एनएच सेल की एनर्जी निकालेंगे, क्या होगा। तो देखो जी, एनएच सेल की एनर्जी का मीनिंग हुआ एनएच सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एनर्जी। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उस सेल का जो एनर्जी रहता है उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का भी रहता है। यार इसको इन्वर्सली बोलो कि जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वही एनर्जी उस सेल का एनर्जी भी कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहले यही कैलकुलेट करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेल, जो बोर बोले हैं कि जितने भी सेल्स हैं न्यूक्लियस सराउंडिंग में जिसके पे इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर सकता है, ऑल सेल्स हैव fixed amount of energy, means all cells are associated with fixed amount of energy. That's why all cells are called discrete energy levels. इसी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकालने में जा रहे थे। गौर से देखिए, यह न्यूक्लियस है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी v है, Zd होगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, पहले ही मैं आपको बताया हूं। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, E चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन है, Jd चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, R रेडियस ऑफ एनएच सेल, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सब पता है हमें। अब यहाँ हम लिखने जा रहे हैं किसी एनएच सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एनएच सेल का एनर्जी क्या होगा। तो एनएच सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी के एनर्जी के इक्वल उस सेल का भी एनर्जी होगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल में क्या होगा जी। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो ही एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिखने जा रहा हूं T टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कौन सा होगा जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैं पहले ही बताया हूँ आपको, केमिस्ट्री की दुनिया में पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। दैट्स व्हाई इन केमिस्ट्री डोमिनेटिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ही डिस्कशन होगा। एवरीथिंग विल बी ऑल अराउंड, एवरीथिंग विल बी अराउंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी केमिस्ट्री में, आप समझना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सप्रेशन 1 हुआ। यही टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल एनर्जी। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट
electrical potential energy, then kinetic energy, and we can get total energy after summation of these two form of energies. The first point is how to calculate potential energy or electrical potential energy. Since I have discussed electrical potential energy, calculation of electrical potential energy according to Coulomb's law in previous videos, like if two charge Q1 and Q2 are two charges which are separated by a distance r, so electrical potential energy will be equal to K Q1 Q2 by r स्क्वायर नहीं r स्क्वायर फोर्स में होता है। टू चार्ज Q1 Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है K Q1 Q2 बाई r, नॉट r स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स और टू चार्जेस। Here during calculating or writing potential energy we put charges with their sign, चार्ज उसके साइन के साथ लिखते हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव। यहाँ आइए, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जी, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दूसरा चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दो चार्ज सिस्टम है, इसलिए इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, r K Q1 Q2 बाई r। तो लिखते हैं K Q1 की जगह पे क्या है जी, ZE, Q2 की जगह पे क्या है जी, E बाई r। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन, यह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हुआ। इसको आप आगे बढ़ा के भी लिख सकते हो, ये तो रफ वर्क था। राइट, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो निकल गया, अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी आर स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यू कैन रिमेंबर। तो वहां से वैल्यू हम लोग ला करके एम बी स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे। हम लोग को पता है, वी नो दैट, इसको इक्वेशन 4 लिख दो। वी नो दैट एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, याद होगा आपको, आर स्क्वायर, तो एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो एम बी स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हो, के जेड ए स्क्वायर बाई आर। तो पुट कर दो इक्वेशन, एबव इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 4 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, इक्वेशन 5 हो गया। मीन्स अब पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन मिल गया, काइनेटिक का भी मिल गया। अब क्या निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को पुट कर देंगे। अब इसको मिटाते हैं और टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रखो। पोटेंशियल एनर्जी है के जेड ई स्क्वायर बाई आर। और हाँ, एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग जो लिखते हैं वो साइन के साथ लिखते हैं। तो जेड ई तो मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज तो पॉजिटिव होगा, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होगा, तो उसको -e लिखेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपका माइनस बाहर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, दोनों को सम करो तो कितना हो जाएगा जी टोटल एनर्जी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका हुआ 6। अब आप गौर से देखो, टोटल एनर्जी निकल गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी है के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो यहाँ मैथमेटिकल हम लोग रीजनिंग जैसा लिख रहे हैं, आप खुद से समझो। मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। क्या करेक्ट है? करेक्ट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में यही डिफरेंस है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव है। तो टोटल एनर्जी का मॉड ले लोगे, मॉड लेने का मीनिंग हुआ उसका पॉजिटिव वैल्यू, तो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। देख लो, हाँ, टोटल एनर्जी इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, व्हाइल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाई आर। मीन्स टोटल एनर्जी में आप टोटल एनर्जी में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। मीन्स ये इक्वल हो जाता है किसके, आपका देख लो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉन का एनएच सेल में जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, उसका टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, जो आप यहाँ पे समझ रहे हो। अब हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, टोटल एनर्जी तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मुझे एक्सप्रेशन निकालना है एनएच सेल का। तो अब इसके लिए हम लोग आर का जो वैल्यू निकाल कर रखे हैं वो पुट कर देंगे यहाँ पे। Let En energy of NH cell की एनर्जी En हुआ, तो En इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। ये तो टोटल एनर्जी है, इसके वैल्यू को पुट करो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, आर का वैल्यू रखो, तो आर का वैल्यू है एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। अब नीचे वाला उलट के ऊपर चला जाएगा और साथ में z भी है नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। तो ई एन इज इक्वल टू हो गया माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर ई टू द पावर 4, एम भी चला गया ऊपर, जेड भी चला गया, पहले से भी एक जेड है, एक और जेड स्क्वायर हो गया इसके नीचे आ गया 2 एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या हो गया जी, ई एन इज इक्वल टू के माइनस के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ई टू द पावर 4 m बाई एच स्क्वायर
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये आपके एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ। यहाँ भी ऑल दिस टर्म्स आर कांस्टेंट, के कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। ओनली वेरिएबल्स आर जेड एंड एन, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर एंड एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल। इसके भी सही वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे जितने भी कॉन्स्टेंट्स है, देन यू विल गेट ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 10 to the power 18 जूल जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो ई एन इज इक्वल टू होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन दोनों फॉर्म में आ गया, जूल में भी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, दोनों ही। जूल भी याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, 2.18 इन 10 to the power माइनस 18 जूल है। तो जो 10 का पावर है उतना ही डेसिमल के बाद है, तो आप याद रख सकते हो। बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ज़्यादा पॉपुलर है केमिस्ट्री में, फिजिकल मीन्स यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो या मॉडर्न फिजिक्स हो, दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये डेटा आपको याद रखना ही रखना होगा। अब किसी भी हाइड्रोजन एटम के सेल नंबर 1 का देख लो, सेल नंबर 1 फॉर सेल 1 फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, N1 के केस में क्या हो जाएगा E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z का वैल्यू 1, N1 का वैल्यू और N का वैल्यू भी 1 हो गया। फॉर N इक्वल टू E2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 2 स्क्वायर मीन्स 4, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3.4। तो याद करो मैं बताया था आपको हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस 13.6, सेकेंड का माइनस 3.4, थर्ड का माइनस 1.5। आप इस डेटा में वैल्यू पुट करते जाओ, सारे वो एनर्जी मिलता जाएगा। N1 पुट करोगे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का Z1 होगा। हाइड्रोजन के सेल नंबर 1 की एनर्जी चाहते हो निकालना ग्राउंड स्टेट का, तो N पुट करो 1। सेल नंबर 2 का निकालना चाहते हो तो N पुट करो 2। सेल नंबर 3 निकालना चाहते हैं N पुट करो 3। इस तरह से जो डेटा मैं लिखा था लास्ट वीडियो में वो सब आ जाएगा आपको। फर्स्ट सेल का माइनस 13.6, सेकेंड का माइनस 3.4, थर्ड का माइनस 1.5 एंड सो ऑन। अब एक और बात यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हम ड्राइव करके लाए हैं, इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में निगेटिव साइन है। तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन? निगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो En इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ई टू द पावर 4m बाई एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी निगेटिव है। निगेटिव एनर्जी का मीनिंग हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। मैं आपको पहले भी बताया हूं, कल ही बताया हूं लास्ट वीडियो में, कि सिस्टम के पास एनर्जी इतना ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी उसका उतना ही कम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप पूरा खाए पी करके ताकतवर बच्चा हो तो हमेशा क्या करो, कूदते फानते रहोगे। अगर मैं आपको 3 दिन खाना ना दूं, आप मान लो बीमार पड़ जाओ, आपके सारे एनर्जी निकल गया, आपका बहुत सारा एनर्जी निकल गया है, अब आप कहाँ मिलोगे जी? बेड में हमेशा मिलोगे, क्योंकि आपका एनर्जी निकल गया, आपके पास एनर्जी नहीं है कि आप चल फिर सको, दौड़ सको, भाग सको, तो आप हमेशा बेड में ही सोए मिलोगे। मीन्स आपको बेड में मिलने का चांस बढ़ गया, मीन्स आपका स्टेबिलिटी बढ़ गया। और क्यों? क्योंकि तुम्हारा एनर्जी घट गया। तो जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा डूइंग कैपेसिटी होगा, उतना ज़्यादा एक्टिविटी होगा, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, उतना कम स्टेबिलिटी होगा। मीन्स स्टेबिलिटी एंड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब निगेटिव साइन मीन्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी निगेटिव है। इसका मीनिंग हुआ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है।
निगेटिव एनर्जी का मीनिंग हुआ कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। कल ही मैं बताया भी था आप सबको, और कि पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो उसका वैल्यू निगेटिव होगा, फोर्स रिपल्सिव है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो मीनिंग ऑफ निगेटिव एनर्जी मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड अट्रैक्टिव फोर्स इन सिस्टम। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, ये पूरे जो टर्म आप देख रहे हो, इस पूरा टर्म को हम लोग रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट भी इसमें बहुत सारा काम किए थे एक्सप्रेशन में। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो मैं एक्सप्रेशन कर यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, इसमें कंप्लीट बोर का ही रोल है। बोर ने एक्सपेरिमेंट किया था, बोर ने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बनाया, आई विल डिस्कस दैट। बट बोर के साथ और भी कई सारे साइंटिस्टों ने इसमें कोऑपरेशन किया। तो इस पूरे कांस्टेंट को हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। अब हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर एच एटम En इज इक्वल टू -k स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर टू द पावर 4m h स्क्वायर 1/n स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पूरे को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एच एटम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RH से, RH रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एच एटम। रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एच एटम। अभी सारे डेटा जितने भी कांस्टेंट्स है, इन सबका वैल्यू मैं निकाला भी था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी माइनस RH बाई 1/n स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। और अभी आपको पता है कि सारे कांस्टेंट का वैल्यू मैं कैलकुलेट किया हूं, और वो वैल्यू कितना आया है, -2 इसका वैल्यू आया है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो RH का वैल्यू ये हो जाएगा। तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। नाउ सम क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स। देखो, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इक्वल रेडियस किस ऑर्बिट का होगा? इसी ABCD में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? A इज इक्वल टू, आपको पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, यही रहता है। जनरल फॉर्मूला क्या है रेडियस का? तो RNF इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई z। तो देख लो, जिस केस में n स्क्वायर और z इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसी का रेडियस आपके हाइड्रोजन एटम के रेडियस के इक्वल होगा, हाइड्रोजन एटम के बोर्ड्स रेडियस के इक्वल होगा। तो देख लो किसका n स्क्वायर और z इक्वल है। हीलियम का N2 है, हीलियम का Z कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो N हो गया 2, ऊपर हो गया 2 स्क्वायर, नीचे 2 नहीं। लिथियम का N2 है, N स्क्वायर है, 2 स्क्वायर हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? 3 होता है, इक्वल 1 नहीं होगा। लिथियम में भी नहीं होगा, लिथियम का यहाँ पे N3 है, N3 मीन्स N स्क्वायर में 3 स्क्वायर हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 नहीं होगा। बेरिलियम, बेरिलियम का N2 है, तो यहाँ पे N स्क्वायर हो जाएगा, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो नीचे 4 हो जाएगा। तो ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1 हो गया। मीन्स आंसर क्या होगा हमारा? D होगा, क्योंकि बेरिलियम के केस में आप देख लो 0.529 एंगस्ट्रॉम, बेरिलियम N2 है तो 2 स्क्वायर
बाई बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 2 स्क्वायर 4 सेम हो गया, कट गया, कट के 1 हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीका से आप कर सकते हो। इस रेडियस पे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेईई मेन हो, एडवांस हो, सब में एक ही तरह क्वेश्चन आता है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज पास्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस एंड फ्यूचर क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन एंड नीट, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंस दे करके आप देखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, मीन्स सेकेंड बोर ऑर्बिट में, मीन्स सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, उसका काइनेटिक एनर्जी बताना है। यहाँ पे ए नॉट भी प्रेजेंट है, ए नॉट है बोर रेडियस, मीन्स हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस को ए नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके टर्म्स में ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट यह कि यू शुड रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर याद नहीं रखोगे, ये सब क्वेश्चन करने बहुत समय लगेगा। आप जितना कैलकुलेशन मैं किया हूँ, जितना डेरिवेशन में किया हूँ, आपको करना पड़ेगा, बट उतना टाइम करोगे अगर लेते हो तो समय बहुत कम हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड्स एनफ टाइम है। तो शूड रिमेंबर सच फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट है, याद करो। आपके अभी तुरंत डेरिवेशन किया हूँ, kZe स्क्वायर बाई 2r, यह हुआ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमें r का वैल्यू अगर पता चल जाए तो एनर्जी निकल जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस हमें निकालना है, और रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू ए नॉट के टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यह रेडियस का फॉर्मूला है। अब आप इस चीज को पुट कर दो इसमें, ऐसे जेड हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड सेल की बात है, सेकेंड ऑर्बिट का, तो n 2 हो जाएगा। फॉर सेकेंड सेल n इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a0। अब इसको पुट कर दो, r का वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अब r का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें आपको पता है r इज इक्वल टू, और r का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो भी आपको याद रखना होगा। काइनेटिक एनर्जी उसी के टर्म से पूछ रहा है, तो r इज इक्वल टू h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम बाई जेड, ये होता है आर का एक्सप्रेशन, जहाँ पे ये सम टर्म आपका, ये सब टर्म आ जाता है ए में। अब आर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, सेकेंड ऑर्बिट का, तो आर का वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट का रखना होगा, तो एन का वैल्यू 2 करेंगे, मीन्स यहाँ पे 4 कर देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अब देखो जी, इस क्वेश्चन में दो चीज बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यह है कि एक तो आपको रेडियस का एक्सप्रेशन याद रखना होगा। रेडियस का एक्सप्रेशन अगर याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है। हालांकि ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट काम है। अगर एग्जाम में आ जाता है और रेडियस का एक्सप्रेशन आपको याद नहीं है, तो जिस तरह से मैं रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था उस तरह से तुम डिराइव भी कर लेना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो डिराइव कर लेना। तो रेडियस का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना पड़ेगा, तभी आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है। तो रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव करना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं जैसे डिराइव किया हूँ आपको पता है, लेकिन अभी मैं डिराइव किया हूँ इसलिए मैं डिराइव नहीं करूँगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम जेड। ये हमारा आर का एक्सप्रेशन है। काइनेटिक एनर्जी है के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। अब r इज इक्वल टू होता है ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड।
तो R इज इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन एटम R इज इक्वल टू होगा A0 इंटू एन स्क्वायर। तो फॉर सेकेंड सेल हाइड्रोजन एटम में सेकेंड सेल में आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी, तो R इज इक्वल हो जाएगा 4A0, ये आपका वैल्यू आ गया। अब R का वैल्यू A0 के टर्म्स में आ गया। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है A0 के टर्म्स में, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब काइनेटिक एनर्जी में kJdA² है, जबकि आपके ऑप्शन में kJdA² कहीं नहीं है। इट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस kJdA²। तो kJdA² कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देखो एक्सप्रेशन यहाँ पे k E² Z प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग डिटरमिन करेंगे R के टर्म्स में। तो मैंने क्या किया, R इज इक्वल टू N² ZH² N² बाई 4π² kJdA² M कर दिया। अब kJdA² को बाहर ले लिया तो R नीचे चला गया, H² N² बाई 4π² M R हो गया। अब एक kJdA² का वैल्यू हुआ जिसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ kJdA² इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसको जैसे तुम 1 में पुट करोगे, अब देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो kJdA² के बदले में आपने लिखा है H² N², तो H² N² तो ऊपर हो जाएगा। देखो यहाँ पे H² N² तो ऊपर पक्का हो जाएगा, बट नीचे क्या आ गया जी 4π, क्योंकि R का इसका वैल्यू आप लिख रहे हो तो एज इट इज रह जाएगा 4π² MR। तो 4π² आपका हो जाएगा 8π² M इसे रह जाएगा। R पहले से खा एक और R, तो R² हो गया। अब यहां पे आप निकाले हो R इज इक्वल टू 4A0। अब उस R का वैल्यू A0 के टर्म से पुट कर दो, अब आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं हटाता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H² N का वैल्यू सेकंड सेल के निकालना है, तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर बाई 8π² M। R की जगह पे 4A0 लिखेंगे, 4A0 का होल स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो 16 हो जाएगा। ये 4 से 8 कट जाएगा, आपका 2 आएगा, तो 16 इंटू 32 हो जाएगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H² बाई 32π² M A0²। तो आंसर हमारा क्या होगा जी, सी होगा। दिस क्वेश्चन इज एक्सक्लूसिवली फॉर नीट एंड JEE मेन। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H एटम। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स फोर्थ स्टेट। फर्स्ट स्टेट ग्राउंड स्टेट होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल फर्स्ट एक्साइटेड होता है, थर्ड एनर्जी लेवल सेकेंड एक्साइटेड होता है, फोर्थ एनर्जी लेवल थर्ड एक्साइटेड होता है। तो क्लियर हो गया। आपसे आंसर पूछ रहा है कि फोर्थ एनर्जी लेवल का क्या होगा, तो निकाल दो एनर्जी। आंसर यहां पे होगा एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल E4 इक्वल क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा बाई N², 4 का स्क्वायर 16, तो -13.6 बाई 16। इसको डिवाइड करो, तो डेटा भी डायरेक्ट मैं आपको बताऊँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फर्स्ट का हाइड्रोजन -13.6, सेकेंड का -3.4, थर्ड का -1.5, फोर्थ का -0.85। डिवाइड करोगे आ जाएगा यही -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।